देखिए बात करेंगे किसी भी एलपी को हम रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। सिंप्लेक्स मेथड नहीं, रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड, थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान रखिएगा। और इसमें लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म 1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म 1 क्यों लिखा है वो जब बाद में आएगा तब हम बताएंगे। लिख तो दिया हमने, ठीक है। क्यों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म 1 कहते हैं वो अभी हम बात नहीं करेंगे। देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं। चेंजिंग इनइक्वलिटी, चेंजिंग वही जो सिंप्लेक्स में होता था, चेंजिंग इनइक्वलिटी इनटू इक्वलिटी, इनटू इक्वलिटी बाय यूजिंग। अब देखो अगर पक्का है कि स्लैक यूज कर रहे हैं तो स्लैक लिख दो, अगर पक्का है सरप्लस यूज कर रहे हैं तो सरप्लस लिख दो, अगर पक्का नहीं है कच्चा है तो स्लैक एंड सरप्लस कर दो बाय यूजिंग स्लैक वेरिएबल्स, स्लैक वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको कैसे लिखा जाता है, सावधान। यानी ये हो जाएगा मैक्स, अच्छा ये मैक्स जेड ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। मैक्स जेड इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। सावधान देखो यहां पर लिखा है x1 प्लस, यहां पर थोड़ा सा इसको थोड़ा गैप दे देते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, क्यों कर छोड़े पता नहीं। x1 प्लस x2, इसमें क्या करेंगे, स्लैक जोड़ेंगे, सरप्लस प्लस x3 जोड़ दें, x3 और इक्वल टू 3 कर दें, और यहां पर करेंगे x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 5, और यहां पर कर दें 3x1 प्लस x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 6, यहां पर 0x4 प्लस 0x5, यहां पर 0x5, और यहां पर भी 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5, ठीक है। अब जरा एक काम, ये जो z है ना, इस z के पास सबको इधर शिफ्ट कर दो, -x1 माइनस 2x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5 और इक्वल टू 0 कर दो। ये इक्वेशन ऐसे बनते हैं, और यहां पर कंडीशन है कि x1 x2 अप टू x5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। समझ में आई बात, नहीं आई? अब देखो z को मिला करके यहां पर आइडेंटिटी कितनी बन रही है, देखो z का कोएफिशिएंट 1 है ना, यहां पर 0z 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 है तो 1 0 0 0, x3 में क्या है, x3 में है 0 1 0 0, x4 में 0 0 1 0, तो यहां पर आइडेंटिटी z को मिला करके आपके स्लैक और ये z को मिला करके आपका 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ा? आप लिखेंगे हियर आइडेंटिटी मैट्रिक्स I4 is formed without any artificial variable, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म 1 कहते हैं, नहीं समझे? सो इट इज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म 1। ये बात समझ में आ गई कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म 1 क्यों कहते हैं, अब ये पकड़ में आया। अगर आपको आर्टिफिशियल बनाने के लिए, सॉरी आइडेंटिटी बनाने के लिए कोई भी आपको आर्टिफिशियल ऐड करना पड़ता तो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 बन जाता, ठीक है। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है और थोड़ा सा ये, अब थोड़ा सा क्या है तो है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे राइटिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। देखो कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाता है, सावधान, थोड़ा सा जगह और ले लें, इतना हम रख दे रहे हैं क्योंकि हमको जगह की जरूरत यहाँ ज्यादा पड़ेगी। देखो जरा कैसे करते हैं, सावधान, जेड को लेते हुए थोड़ी जगह ऊपर छोड़ना पड़ेगा, जेड को लेते हुए, जेड का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर 0 है,
दूसरे में 0 है, तीसरे में 0 है। x1 देखिए, यहाँ -1 है, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x1 का 1 है, यहाँ x गलती ना हो, x2 का z में -2 है, यहाँ पर x2 का 1 है, यहाँ पर x2 का 2 है, यहाँ x2 का 1 है, x3 यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, x4 यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। इसके बाद यहां पर लिखा जाएगा आपका जितने भी वेरिएबल हैं, z है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 और कुछ है नहीं, और इक्वल टू लिखा जाएगा आपका 0 3 5 0 3 5 6। समझ में आई बात नहीं आई? अब इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, अब एक चीज और, जरा इनके नेमिंग अलग अलग कर दो। जेड के लिए बिल्कुल अलग कर दो, जेड का अलग काम है, जेड के लिए इसको हम E1 लिखे दे रहे हैं, ठीक है। और जिनके लिए आर्टिफिशियल मतलब आइडेंटिटी के लिए यूज हुआ है, इसको अच्छा इसको लिख दो α1 और α2 लिख दिया, और इसके लिए लिख दो β0 β1 β2 β3, ठीक है। और इसके ऊपर 1 लिख दिया जाता है, ऊपर ब्रैकेट में छोटा छोटा 1 केवल जो इंडिकेट करता है वो ये है कि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का, इसलिए 1 सब में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिए, रूल है। समझ में ये बात नहीं आई? अब हम करेंगे इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन। इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन क्या बताया गया था? आइडेंटिटी जिनकी वजह से बन रही है उनको छोड़ करके सबको 0 मान लिया जाता है, इसको नॉन बेसिस में कहते हैं। यानी यहां पर x1 = x2 = 0 कर देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहां पर मिलेगा z, यहां मिलेगा x3, यहां मिलेगा x4, यहां मिलेगा x5, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 0 3 5 6, ये हो जाएगा। इसी को हम x भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इसी को x भी लिखते हैं और ऊपर 1 लिख देते हैं। 1 केवल इंडिकेट करता है स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ब्रेक करने के लिए। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? नोट करिए इसको। अब यहां पर एक मैट्रिक्स लिखी जाती है, इसको रब करते जाएंगे क्योंकि जगह की कमी है, यहां पर थोड़ा टेक्निकलिटी है। इस मैट्रिक्स को अपने दिमाग में रखिएगा, इसको हम रब कर देंगे, हम अपनी यूज करते रहेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। यहां पर एक हम इनिशियल बेसिस मैट्रिक्स बनाई जाती है, वो तो इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन है, इसमें लिखते हैं इनिशियल बेसिक्स मैट्रिक्स, इनिशियल बेसिस मैट्रिक्स, बेसिस मैट्रिक्स। इसमें वो भाई साहब लिए जाते हैं जिनकी वजह से आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, ठीक है। मतलब कौन लिखे जाएंगे? इसको हम लिखेंगे B1, क्या लिखेंगे इसमें? B1 से इंडिकेट करेंगे। और इसमें कौन कौन लिखे जाएंगे? इसमें β0 लिखा जाएगा, इसमें β1 लिखा जाएगा, इसमें β2 लिखा जाएगा, इसमें β3 लिखा जाएगा, और ये ऊपर हम 1 लिख देंगे। 1 केवल इसलिए इंडिकेट किया जाता है, ये होगा, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं ये I4 बनेगा, जो मैट्रिक्स बनेगी? भाई β0 ये लिखा है 1 0 0 0 0, β1 0 1 0 0, ये I4 होगी ना। फिर हम क्या करेंगे, β1 का इनवर्स निकालेंगे, B1 का इनवर्स निकालेंगे, यानी I4 का इनवर्स निकालेंगे। तो I4 का इनवर्स निकालेंगे तो I4 ही मिलेगा ना, कोई दिक्कत? तो ये तो आपका कार्यक्रम हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको हम हटाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि आपकी β1 β2 β3 की वजह से आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है और α1 α2 की वजह से फॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सी बात है कि हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? हमको वैल्यू तो α1 α2 की निकालनी है। फिर आपके इक्वेशन में तो x1 x2 है, आपने जो x3 x4 x5 जोड़ दिया, लॉजिक पकड़ में आई नहीं आई?
तो हम पहले फर्स्ट रिवाइज सिंपलेक्स टेबल बनाने जा रहे हैं। इसको रब करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है, तो जगह बहुत घेर रही है, आगे भी हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमारे पास बुक है, हम वैल्यू कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि बुक में गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं। नालायक क्या होता है, इनको ऐसी तैसी मारो इनकी। देखो, फर्स्ट रिवाइज सिंपलेक्स टेबल, फर्स्ट रिवाइज्ड सिंपलेक्स टेबल, बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल लफड़ा है यहां पर, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले हम करते क्या इसमें है, एक चौड़ी सी यहां पट्टी खींच लीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी टेबल बननी है। इसको कहते हैं वेरिएबल्स इन बेसिस। क्या लिखते हैं? वेरिएबल्स इन बेसिस। मतलब वेरिएबल इन बेसिस में वो वेरिएबल होंगे जिन्होंने आइडेंटिटी फॉर्म की है, ठीक है। इसमें एक लाइन और खींचते, अभी जगह बहुत है यहां पर, ऐसे खींचे दे रहे हैं, जगह हमको चाहिए ना। इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहां पर, XB1, जिसको सोल्यूशन भी कहते हैं, यही सोल्यूशन है। कुछ बुक्स में ये बाद में लिखी रहती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक लाइन खींच दो, इसके बाद आप 1 2 3 4 क्लास 4 की मैट्रिक्स है ना आपके पास, 4, इसको ये ऊपर तक कर दो, इसको लिखेंगे β1 या B1 इनवर्स, ठीक है। इतना लिख दीजिए आप। देखो, वेरिएबल बेसिस में जिनकी वजह से आइडेंटिटी बनी है, उसमें एक तो जेड था, जेड को सेपरेट अलग कर दीजिएगा ये लाइन में, ठीक है। और एक आपका था x3, एक आपका था x4, एक आपका था x5, और इसको आप बंद कर दो। बहुत ध्यान से समझिएगा, बार बार हम ये कह रहे हैं, टफ नहीं है, लेकिन स्टेप समझना बहुत टेक्निकल है, क्योंकि नाम ही है सिंपलेक्स मेथड से एक स्टेप ज्यादा रिवाइज सिंपलेक्स मेथड। अब देखो ध्यान से, XB में क्या लिखेंगे, जो आपके सॉल्यूशंस निकले थे, इनिशियल बेसिक फेसिबल, ये 0 निकला था, ये 3 निकला था, ये 5 निकला था, ये 6 निकला था, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें E1 लिखेंगे, इसमें α3 लिखे, β1, देखो इसमें आप β1 लिखेंगे, यहाँ β0 था, यहाँ β2 था, यहाँ β3 था, और 1 ऊपर में सफिक्स में लगा देंगे आप, सफिक्स नहीं क्या कहेंगे उसको, β3। E1 में क्या होने वाला है, एक मिनट रुकिए, रुको, इसको ऊपर लिखो, जगह ऊपर लिखे यहाँ पर, यहाँ नहीं, एक कॉलम और चाहिए ना हमको, एक कॉलम कम पड़ रहा है, एक कॉलम कम पड़ रहा है, एक कॉलम यहां बनाइए आप, यहां पर, ठीक है। ये कॉलम ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी वहां से नहीं बन पाएगी ना। ये β0 है, ये β1 है, ये β2 है, ये β3 है, ऊपर हम 1 लिख देंगे। 1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है। इसको लिखा गया है आपका E1, इसको लिखा गया है, हमने α3 नहीं लिखा इसलिए नहीं नोट कर रहे हैं, यहां पर है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1। समझ में बात नहीं आई, ठीक है। अब आपको इनकमिंग आउटगोइंग निकालना है, बस ये है। सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी। देखो, ये हम इसमें रब कर रहे हैं, इसमें भी जरूरत है हमको टेबल की, हम जगह को निकालने के लिए कर रहे हैं इसको ना, अभी हमको टेबल और बढ़ानी पड़ेगी। सबसे पहले हम करेंगे टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी। इसमें डेल्टा निकालना पड़ता है, जरा समझने की कोशिश करो, सावधान देखो ध्यान से। हमारा जो सिंपलेक्स मेथड था उसमें इसके नीचे डेल्टा1 डेल्टा2 सबके लिए निकालते थे ना, इसमें सबके लिए नहीं निकालते हैं, जो नॉन बेसिस में है उनके लिए निकालते हैं। आपकी जो नॉन बेसिस में है, जो यहां नहीं है, कौन कौन है, α1 α2 है ना। आप लिखेंगे कि α1 1 और α2 1 आर नॉन बेसिस B1, नॉन बेसिस में है ना,
तो हम केवल इन्हीं के लिए ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे। सो वी टेस्ट ऑप्टिमलिटी टेस्ट फॉर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। 1 सबसे ऊपर लिख दीजिएगा, यानी वी फाइंड डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 केवल निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकाला जाता है उसको समझिएगा, सावधान। देखो ये निकालने का तरीका देखिएगा। डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकालने का तरीका देखिए, इज इक्वल टू माइनस फर्स्ट रो ऑफ B1 इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई अल्फा 1 अल्फा 2। ये 1 ऊपर केवल लिख दीजिए ब्रैकेट में, क्योंकि टाइप 1 है। ये आपके उसमें रीच में है, कैमरे की रीच में बाहर, मतलब कैमरे को ऐसे किया जाए, आ गया। अब एक चीज, कुछ लोग यहां माइनस नहीं लगाते हैं, कुछ बुक्स में यहां माइनस नहीं लगता है। अब देखो ध्यान से, माइनस पहली रो क्या है इसकी, फर्स्ट रो क्या इसकी है, ये है ना आपका ये बीटा B1 इनवर्स ये है ना आपका। तो फर्स्ट रो क्या है 1 0 0 0, तो ये आएगा माइनस आएगा 1 0 0 0, ठीक है, इनटू अल्फा 1 क्या है आपका। अल्फा 1 आप सबसे पहले देखिए आपका क्या था, -1 1 1 3 था, और अल्फा 2 था -2 1 2 1 था, यही था ना। जरा समझने की कोशिश करो। एक्चुअली में आपको ये जो मैट्रिक्स आपने लिखी है, इसमें आपकी 1 रो 2 कॉलम है ना, 1 रो 2 कॉलम है ना। तो आपकी जो रिजल्ट आना चाहिए वो 1 रो 2 कॉलम की आना चाहिए। ये मैट्रिक्स 1 रो और 4 कॉलम है, 1 रो और 1 2 3 4, क्यों, और ये मैट्रिक्स 4 रो और 2 कॉलम है। तो क्या दोनों को मल्टीप्लाई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो पाएगा ना। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी वो 1 क्रॉस 2 आएगी, नहीं आएगी, तो कंपेयर कर ले जाओगे ना। तो इसलिए ऐसे लिखा गया है कि कैसे रो कैसे कॉलम लिया जाएगा। जरा इसको सॉल्व करो यार। डेल्टा 1 डेल्टा 2 इज इक्वल टू माइनस, इसको सॉल्व करिए आप, सुनो ध्यान से। तब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये -1 आएगा ना, और इसका जब इससे करोगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस को अंदर ले जाओगे तो डेल्टा 1 की वैल्यू 1 आ गई और डेल्टा 2 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हमने क्या कहा, कुछ लोग यहां माइनस नहीं लगाते हैं, तो वो अगर वो माइनस नहीं लगाएंगे तो यहां निगेटिव आ जाएंगी वैल्यू, ठीक है। तो अब बताइए आपके हिसाब से डेल्टा निगेटिव होने चाहिए ना, लेस आर इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे चूंकि सभी डेल्टा लेस आर इक्वल टू 0 नहीं है, सो इट इज नॉट ऑप्टिमल। तो यहां लिख देंगे एज ऑल डेल्टा जेस आर नॉट लेस आर इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, यानी सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। चलिए ऑप्टिमल नहीं तो क्या किया जाए। अब ऑप्टिमल नहीं है तो आपको इनकमिंग वेक्टर चाहिए और आउटगोइंग वेक्टर चाहिए, सबके अलग अलग नियम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इनकमिंग वेक्टर कैसे निकाला जाता है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी डेल्टा 2 है, डेल्टा 2 है, और डेल्टा 2 किसके करस्पॉन्डिंग है, अल्फा 2 के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहां जो y2 होगा वो इनकमिंग वेक्टर होगा, नहीं समझे। आप लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, हम बार बार कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है कि y2 आ गया। एज डेल्टा 2 इज मैक्सिमम एंड इट इज करेस्पॉन्डिंग टू, अब चाहे आप y2 लिखो चाहे आपने क्या लिखा है x2 लिखा हुआ है, इट इज करेस्पॉन्डिंग टू x2 इसके है ना। सो इट इज इनकमिंग वेक्टर, लेकिन इनकमिंग वेक्टर तो है। तो सुनो ध्यान से, आपका जो अल्फा 2 था ना, ये था ना अल्फा 2, ये -2 1 ये था ना -2, लेकिन ये इनकमिंग वेक्टर नहीं होगा। इनकमिंग जो कॉलम में आएगा वैल्यू चेंज होगी, तो आप लिखेंगे कॉलम वेक्टर y2 अलग निकलेगा। सो कॉलम वेक्टर y2 कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, कॉलम
वेक्टर y21 अलग निकलेगा। y2 मतलब वो x2, यहाँ हमारी आदत y2 लिखने की, x21 लिखने का तरीका अलग है। देखो क्या तरीका होता है, y21 लिखने का तरीका ये है, जो b2 इनवर्स है ना, b1 इनवर्स का मल्टीप्लाई अल्फा 21 से कर दीजिए। नहीं समझे, b1 इनवर्स का मल्टीप्लाई अल्फा 2 से कर दीजिए। अब देखो ध्यान से, b1 इनवर्स क्या है, ये है ना लफड़ा, ये पूरा लिखा हुआ है आपका, यानी ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये आएगा ना। और अल्फा 2 क्या आने वाला है, अल्फा 2 क्या है, अल्फा 2 है -2 1 2 1, -2 1 2 1। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहां पर -2 आएगा, यहां 1 आएगा, यहां 2 आएगा, यहां 1 आएगा। बाई चांस वो सेम आ गया, सुनो ध्यान से, बाई चांस सेम आ गया, क्योंकि आगे कॉलम में चेंज हो सकता है वो। भाई ये अभी देखिए सुनिए, इस केस में पहली टेबल में तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पर है नहीं है, तो चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अल्फा 2 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगली टेबल में अगर यही रूल लगाएंगे तो आपकी ये मैट्रिक्स चेंज हो चुकी होगी ना, तो उसमें ये जो आपका इनकमिंग कॉलम होगा, वो कॉलम वेक्टर होगा, वो चेंज हो चुका होगा। ठीक है, ये लिखो, लिख लिया। तो इसको लिखा कैसे जाता है, इसको रब कर दें, ये वैल्यू ध्यान रखिएगा, इसको लिखा ऐसे जाता है, टेबल बनेगी, ये टेबल ऐसी, अब ये जगह नहीं हम देंगे, ये टेबल बनेगी, यहां पर x21 बन गया। ठीक है, क्या ही वैल्यू, वैल्यू आई है -2 1 2 1, -1 इसके 1 2 1 -2, हाँ जरा सी गलती हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आउटगोइंग चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, xb को डिवाइड करेंगे x2 से, वेर x2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x21, ठीक, और ये मिनिमम रेशियो निकालेंगे आउटगोइंग के लिए। तो देखो किसको क्या करना है, x2 ग्रेटर देन 0 है तो ये तो लिखा नहीं जाएगा कुछ। अब देखो यहाँ 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 3 आने वाला है, 5 को 2 से करेंगे तो 5/2 आने वाला है, और 6 को 1 करेंगे तो 6 आने वाला है। मिनिमम कौन आ रहा है, 5/2 मिनिमम है। 5/2 किसके सामने है, x4 के सामने है। x4 मतलब किसके लिए, अब यहां तो β1 लिख दिया हमने उठा करके ना, x4 किसके लिए था, β2 के लिए था ना, β2 के लिए था ना, तो β2 आउटगोइंग हो गया। नहीं समझे। अब इसमें की एलिमेंट बताओ, ये इनकमिंग वेक्टर था, की एलिमेंट कौन है, 2 इज की एलिमेंट। ठीक है, अब आपका रूल यहां पर फिर चेंज होता है। देखिए जो की एलिमेंट है ना, इसको 1 बनाना है, तो कैसे करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये 1 आएगा, ये 0 आएगा। देखो इसकी जरूरत हमको नहीं है, ये अल्टीमेटली हट ही जाना है। ये आपका 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये 1/2 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 5/2 आएगा। ठीक है, अब देखो इसको 0 बनाना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 1 में 1 माइनस किया तो 0 आ गया, 0 में 0 माइनस किया तो 0 आ गया, 1 में 1/2 माइनस किया तो माइनस का 1/2 आ गया, 1 में 0 माइनस किया तो 1 आ गया, 0 में 0 माइनस किया तो 0 आ गया, और 3 में 5/2 किया कितना आया, 3 - 5/2, 3 नीचे 1/2 आया, है ना। अब देखो ध्यान से, इस नीचे वाले को 0 बनाना है, तो इस 1 में से सर्किल वाला 1 माइनस किया, 0 आ गया, 1 में 0 माइनस किया 1 आ गया, 0 में 1/2 माइनस किया -1/2 आ गया, 0 में 0 माइनस किया तो 0 आ गया, 0 में 0 माइनस किया तो 0 आ गया, 6 में 5/2 माइनस किया तो 6 - 5/2, 6 दूनी 12 - 5 7/2, तो 7/2 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको 0 बनाना है, सावधान, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया तो 0 आ गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया 1 आ गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, 5 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी टेबल होगी। अब नेक्स्ट टेबल इसमें बनेगी,
तो देखिए इसकी नेक्स्ट टेबल कैसे बनेगी। इस कॉलम की आवश्यकता हमको यहां नहीं है, इसलिए अभी इसको यहां पर हम नहीं खींचेंगे, इसको अलग खाली छोड़ देंगे, इसको मतलब नहीं है, इसको एक्स के लिख देंगे हम यहां पर। मतलब हमको मालूम है यहां हमें आवश्यकता पड़ेगी, कौन होगा हमको नहीं मालूम। समझ में आ गई बात नहीं आ गई। अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट करें, फिर आप यहां पर ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। ऑप्टिमलिटी टेस्ट, ऑप्टिमलिटी टेस्ट, ऑप्टिमलिटी टेस्ट, देखो ध्यान से, सावधान। कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन नहीं है बेसिस में, कौन कौन नहीं है। अल्फा 1 नहीं है, यानी x1 नहीं है, और x4 नहीं है, सही कहा ना हमने। तो आपको यहां पर मैं इसको रब कर देता हूं, इस वाले कॉलम को फिलहाल अपनी जगह बनाने के लिए। तो आप लिखेंगे एज अल्फा 1 एंड अल्फा 4, 1 ऊपर लगा दो, या बीटा उसमें लिखा था, देख लो क्या लिखा था उसमें, आर नॉट इन बेसिस, सो वी फाइंड डेल्टा 1 एंड डेल्टा 4। तो यानी डेल्टा 1 डेल्टा 4 हम लिखेंगे एक मैट्रिक्स में, कॉमन नंबर लगाइए, इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हमने बताया आपको, फॉर्मूला क्या बताया, माइनस फर्स्ट रो ऑफ B1 इनवर्स माइनस फर्स्ट रो ऑफ B1 इनवर्स, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अल्फा 1 अल्फा 4 से, अल्फा 1 अल्फा 4, या 1 ऊपर लगा दो केवल स्टैंडर्ड फॉर्म 1 के लिए, इज इक्वल टू माइनस फर्स्ट रो ऑफ B1 इनवर्स, ये आपकी है 1 0 0 0 1 0 0 0, और अल्फा 1 क्या है, उसके लिए देखना पड़ेगा हमको, अल्फा 1 क्या है, अल्फा 1 आपका -1 1 -1 1 1 3 है, और अल्फा 4 आपका है 0 0 1 0 है। क्यों, एक काम करना, ये आप x1 x2 x3 x4 जो लिखे हैं, इसको जो आपके आइडेंटिटी वाले हैं उनको बीटा 1 बीटा 2 लिखा, और जो नॉन आइडेंटिटी उनको एक नाम दे देना आपको मिला करके, ठीक है, जिससे कि अलग से क्लियर हो जाए। देखो माइनस, जरा मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट रो का करेंगे, फर्स्ट कॉलम से -1 आ जाएगा, और इसमें करेंगे तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। यानी कि डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई 1, एक मिनट, ये सही है गलत है, फर्स्ट रो ऑफ B1 इनवर्स, जो B2 आएगा वो यहां 1 आएगा, ठीक है, ये वहां आ जाएगा 1 0 1 0 आएगा, ये गड़बड़ हो जाता है। तो इसको सॉल्व करें, कितना आएगा, -1 + 1, यहां 0 आएगा, और यहां पर 1 आने वाला है। तो डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई 0, और डेल्टा 4 की वैल्यू आ गई -1। अब बताइए ऑल डेल्टा जेज आर लेस आर इक्वल टू 0 है, तो आप लिखेंगे ऑल डेल्टा जेज आर लेस आर इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। ऑल डेल्टा जेज आर लेस आर इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, ऑप्टिमल, ठीक है। तो अब वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो जेड की वैल्यू तो 5 आ गई, जेड की वैल्यू यहां पर 5 आ गई। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको केवल x1 x2 x3 x4 ये सब निकाले हैं ना, तो x1 की वैल्यू यहां पर है नहीं, तो x1 की वैल्यू 0 आ गई, x2 यहां पर है 5/2, x2 यहां पर 5/2 आ गया, x3 यहां पर 1/2 आ गया, जो भी आ रहा लिख दीजिएगा, x4 यहां पर है नहीं, तो x4 की वैल्यू 0 आ गई, और x5 की वैल्यू 7/2 आ गई, सबकी वैल्यू आ गई, निकल आया आंसर। मैक्सिमम जेड की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है। समझ में आई बात नहीं आई, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, करिए इसको, ठीक। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास, गुड नाइट।